जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कराए जाएंगे यूपी टेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जितने भी आगामी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी रिलेटेड प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यूपी टेट 2014 के ईवीएस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा हुई थी आपको 23 फरवरी 2014 का। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लासेस को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए और इस क्लास को पूरा अच्छे से देखिए। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे है लिखा है, यहाँ पे देख पाओगे आप, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ठीक है, H2S2 है, H2S है, HCl है, SO2 है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। SO2 SO2 को हम यहाँ पे रासायनिक जो इसका नाम होता है यहाँ पे है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो गैस होती है ये रंगहीन होती है। ठीक है दोस्तों, ये गैस आपकी रंगहीन है और ये तीखी होती है, तीखी गैस गंध होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी इसकी जो गंध होती है बहुत क्या होती है, तीखी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो इसका जो उत्पादन होता है जैसे कारखानों से, फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं से होता है। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्त, यहाँ पे जो वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस पाई जाती है आपको पता होगा N2 का जो प्रतिशत होता है वो 78% होता है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है लगभग 21% होता है। ठीक है, और आर्गन का जो होता है यहाँ पे 0.93% आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है 0.03% होता है, या तो 0.04% आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस होती है आपकी अपने यहाँ पे 78%, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है दोस्तों, या तो 0.04% भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दूसरा प्रश्न लिए यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, करा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आप लोग इसके बारे में। ठीक है, जो इस प्रकार के वन विषुवत रेखा पे आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर दिखाई देते हैं ऐसे वन। ठीक है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे जो आपका नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही है, कैल्शियम कार्बाइड। इसका जो फार्मूला होता है CaC2 होता है। ठीक है दोस्तों, CaC2 होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, इससे एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, एसिटिलीन गैस। ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन गैस का जो फार्मूला होता है C2H2 होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये क्या करता है, फलों को पकाने में उपयोगी होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी क्लासेस अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे आपका चौथा प्रश्न करा है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। कह रहा है एड्स से, टाइफाइड से, एनीमिया से, टिटनेस से। तो दोस्तों जो दूषित जल पीने से जो बीमारी फैलती है वो आपकी टाइफाइड फैलती है। ठीक है दोस्तों, तो टाइफाइड फैलती है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है, इससे आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं। तो जो ये बीमारी होती है आपकी, ये आपकी बीमारी होती है साल्मोनेला मोनेला टाइफोसा। ठीक है,
टाइफोसा, जीवाणु नामक से ये होती है। ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे एनीमिया रोग, ठीक है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? तो आप ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी एनीमिया रोग हो जाती है, ठीक है, या तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को आपको एक एड्स दिवस आपके मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एड्स है, एड्स का जो पूरा पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक टिटनेस रोग, ठीक है। टिटनेस जो रोग होता है आपका क्लास्ट्रोडियम टेटेनी के कारण होता है। ठीक है। इसके बचाव के लिए हम टीटी का टीका हम लोग लगाते हैं। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, टीटी का जो फुल फॉर्म होता है आपका टिटनेस टॉक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, टिटनेस टॉक्साइड होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा CO2, N2O, CO, CH4। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ विकल्प नंबर इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, आपकी ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। और एक आप CFC देखने को मिलता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे अगला प्रश्न, कह रहा इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ठीक है। कह रहा बांस, केला, गन्ना, सरसों। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा है द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है। तो यहाँ विकल्प नंबर जो आपका यहाँ पे डी है, यही आपका सही हो जाएगा। सरसों आपका द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है दोस्तों। वे फसलें जिनके बीच में दो पत्ती वाले या दो दल होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आपका हो गया सरसों हो जाएगा, यहाँ पे अरहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, इत्यादि चीजें ये द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे लिखा है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? कह रहा जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, पैलेडिसर के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। तो जाइलम के द्वारा होता है, यहाँ पे अधिग्रहण होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे जो जाइलम का कार्य होता है यहाँ पे पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचार जाइलम नामक ऊतक से होता है। ठीक है। और जो एक फ्लोएम का जो काम होता है भोजन का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, ये भोजन का परिवहन करता है। ठीक है। और यहाँ पे जल तथा खनिज पदार्थ का ये परिवहन करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर ए है। आप देख पाओगे यहाँ पे 8वां नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पाओगे, कह रहा है यहाँ पे कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? क्या ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है? ठीक है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे जो प्रथम साहित्यिक जो स्रोत है वहाँ यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए आपका सही है। ऋग्वेद आपका आंसर सही है। आप जानते हो वेद कितने होते हैं? वेद आपके कितने हैं यहाँ पे? 4। अब वेद का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ज्ञान से होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और क्या है आपका अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप जान पाओगे यहाँ पे जो ऋग्वेद में आप देख पाओगे यहाँ पे ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं और आपके 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, 10 मंडल हैं और इसमें ऋचाएं आपकी जो है 10,552 इसमें मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में प्रमुख देवता आपके माने जाते थे, इंद्र देवता, अग्नि देवता को प्रमुख माना जाता था। ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में ही आपका गायत्री मंत्र का जाप है। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे और जो आपके यहाँ पे गायत्री मंत्र जो है आपका ये तीसरे मंडल में है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिया गया है। और जो ये सामवेद होता है ये आपका संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और यजुर्वेद में यहाँ पे हम यज्ञ करने की विधियां के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे जो अथर्ववेद है आपका जादू टोना और औषधियों का निवारण के लिए यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है आपके अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे लिखा है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा है
कि वायुमंडल में किन दो गैसों का विस्तार सबसे ज्यादा है, 99% है। तो कह रहा है ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे ज्यादा अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा विस्तार है। आपको पता होगा 78% लगभग आपका नाइट्रोजन है और आपका 21% आपका यहाँ पे है ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर इसका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आर्गन का परसेंटेज जो है आपका 0.93% है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाओगे CO2 का जो परसेंटेज है लगभग 0.03% या 0.04% आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख पाओगे, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। ठीक है दोस्तों, जो शैक्षिक भ्रमण का जो अर्थ होता है यहाँ पे है, उद्देश्य होता है यहाँ पे छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे 11 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। कह रहा है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे राइट आंसर जो आपका यहाँ पे है विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी, मिट्टी में लवण सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, और जो शुष्क मिट्टी की जो खासियत होती है यहाँ पे, मतलब नमी की क्या होती है यहाँ पे बहुत कमी होती है, नमी की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, और जो क्या होती है यहाँ पे ये जो इसकी मिट्टी होती है कठोर होती है, भुरभुरी होती है, जैविक पदार्थ कम मात्रा में होता है, मतलब इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी क्लासेस कैसे लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हिंदी के EVS के प्रश्न जाके देखिए, प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। कह रहा शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्यों आवश्यक है, यहाँ पे निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर सी। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है चरने वाले पशु वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं। कह रहा है बीज प्रक्रिया के द्वारा, पर परागण के द्वारा, चुनकर चलना, रोग फैलाकर। ठीक है दोस्तों, तो जिसका 13 नंबर का राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाए, चुनकर चलना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी जो प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे हैं, ये आपके 2014 में EVS के प्रश्न में बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे आप, लिखा है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। स्वस्थ अस्थियों के लिए आपको पता होगा विटामिन डी आवश्यक होता है। ठीक है, जो विटामिन डी होता है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये प्राकृतिक भी विटामिन है। ठीक है, पोटेशियम विटामिन के, कैल्शियम विटामिन ई के, कैल्शियम में विटामिन सी से, कैल्शियम में विटामिन यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एक विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, विकल्प नंबर यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अच्छा थोड़ी सी विटामिन के बारे में और चर्चा कर ले आप लोग। देखो जैसे आपसे यहाँ पूछ सकता है यहाँ पे विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनून है। ठीक है, फाइलोक्विनून। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है। और विटामिन विटामिन के का नाम। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पे विटामिन ई का जो नाम है आप लोगों का टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों, और जो अब विटामिन सी का नाम जो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है,
तो चलिए, और ब्यूटी ऑफ विटामिन किसको बोलते हैं? ब्यूटी ऑफ विटामिन हम विटामिन ई को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, टोकोफेरॉल को। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कह रहा माउंट केटू है, मतलब केटू पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट धौलागिरी है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है माउंट केटू है। ठीक है, गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गाडविन आस्टीन के नाम से इस पर्वत को हम जानते हैं, इस चोटी को। जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, 8611 मीटर लगभग आपके देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे विश्व में सबसे जो ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई है, 8848 मीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट है ये आपके हिमालय के पर्वत की चोटी है और ये आपके नेपाल में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो इसका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही था? यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए सही था। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देख पाओगे आप। यहाँ पे लिखा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कह रहा है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी सही है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण खेल विधि है आपका शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, करा वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? करा समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो आपका नाम यहाँ पे है विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हाइट है आपकी 18 से 8 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसमें क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे बादल का गरजना, ठीक है, बारिश का होना, इसी में देखने को मिलता है। जो आपका 18 किलोमीटर है आपका यहाँ पे ये विषुवत रेखा से देखने को मिलता है। ठीक है, और जो 8 किलोमीटर है इसकी हाइट है ये ध्रुवों से देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे कितने मंडल है? 5 मंडल होते हैं अपने वायुमंडल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, पहला क्षोभ मंडल हो गया, जैसे समताप मंडल हो गया, आपका आयन मंडल हो, सॉरी मध्य मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा, उसके बाद बाह्य मंडल होता है। ठीक है दोस्तों, और जो सबसे ठंडा मंडल होता है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मध्य मंडल। ठीक है, और ये जो क्या होता है समताप मंडल में ही है हमारा ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक, और ओजोन मंडल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से किरणों से हमको बचाती है। ठीक है, और ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो ओजोन की परत की मोटाई मापने के लिए हम डाप्सन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी जानकारी सफिशिएंट हुई। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे लिखा है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ठीक है, कह रहा है स्कर्वी है, बेरी है, रतौंधी है, कह रहा है थकान। तो विटामिन सी की जो कमी से आपको बीमारी होने वाला है ये आपका विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए सही है, स्कर्वी। ठीक है दोस्तों, जो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम था आपका स्कॉर्बिक एसिड था। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक है नाम है आपका थायमीन है, थायमीन। ठीक है दोस्तों, थायमीन है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, इसका जो रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। दोस्तों अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन किए। चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे 19 नंबर प्रश्न लिखा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, नायडू जी हैं, किरण बेदी है, हंसा मेहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो प्रथम महिला आईपीएस थी आपकी वो किरण बेदी थी। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही है। ठीक है दोस्तों, किरण बेदी। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा है आपका असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? केरा मानस में, काजीरंगा में, गिर जंगल में,
कान्हा किसली में। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा जो पाया जाता है आपका काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पे आपका है, ये भी असम में आपको देखने को मिलेगा। गिर जंगल मतलब कहाँ पे है आपका, आपका ये गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका विकल्प नंबर यहाँ पे क्या है आपका बी यहाँ पे सही है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा अभयारण्य में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है आपका देखने को मिलेगा बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। ठीक है दोस्तों, ये बेसाल्ट है, ये आग्नेय चट्टान का क्या होता है, ये भाग होता है, ये उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो आग्नेय चट्टान होता है इसका जो निर्माण होता है आपका ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन चट्टानों से खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, जैसे कौन कौन सी निकलती हैं, जैसे एग्जांपल ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, पिग्मेमाइट हो गया। ठीक है, पिग्मेमाइट हो गया। ठीक है, इन सब चीजें किसके उदाहरण है, आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो आपका यहाँ पे है चूना पत्थर है आपका है, ये आपकी अवसादी चट्टान है। ठीक है दोस्तों, जो अवसादी चट्टान का जो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो इसका जो उपयोग होता है यहाँ पे सीमेंट हो गया, चूना हो गया, भवन इत्यादि निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो स्लेट है आपका कायांतरिक चट्टान है, कायांतरिक चट्टान होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट है ये आपका क्या कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका था यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही था। अब देख पाओगे यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है मतलब 22 नंबर का यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ पाओगे, लिखा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसी में पाया जाता है आपका ओजोन परत। ओजोन परत की जो मोटाई नापते हैं, किससे नापते हैं हम लोग, डाप्सन से नापते हैं। ठीक है दोस्तों, और ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो परत होती है अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, लिखा हुआ है आपका सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। कह रहा गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु नानक देव है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो संस्थापक है यहाँ पे गुरु नानक देव जी है। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे जो नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है आपका यहाँ पे भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कह रहा है फिजियोग्राफ का, सिस्मोग्राफ का, कार्डियोग्राफ का, बैरोग्राफ का। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो भूकंप की तीव्रता होती है, जो इसकी तीव्रता नापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। ठीक है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा जो दिन होता है आपका विकल्प नंबर डी आपको यहाँ पे सही मिलेगा, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इसी तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे लंबवत पड़ता है। ठीक है, यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे छोटा जो दिन होता है वो आपका 21 जून को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटा दिन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे तो जो 23 सितंबर है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे इस दिन और रात, ठीक है दोस्तों, दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है आपका, भूमध्य रेखा पे होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, जो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं आपके विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है,
जो इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी ने, इनका जो मूल नाम था मूलशंकर था, आप देख पाओगे यहाँ पे मूलशंकर था, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है दोस्तों। और इनका जो एक प्रमुख नारा था आपका, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे इनके बारे में राजा राम मोहन राय ये सती प्रथा का मतलब कि विरोध किए थे। ठीक है दोस्तों। और विलियम बेंटिक से के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय को आप लोग जानते हो, जिसने क्या था? बीएचयू का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए आपका यहाँ पे सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहना यहाँ पे बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, असम का है, उत्तर प्रदेश का है? ठीक है दोस्तों। जो बिहू नृत्य है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो नृत्य है ये आपका असम का है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बिहू नृत्य जो आपका यहाँ पे असम का है। अब राजस्थान का आपको देखने को मिलेगा घूमर। ठीक है दोस्तों, घूमर है। और कालबेलिया है, कालबेलिया यहाँ का इसका प्रमुख नृत्य है। और उत्तर प्रदेश का आपका देखने को मिलेगा नौटंकी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो खाद्य जो श्रृंखला का परस्पर जो समूह बनता है इसका, ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाता है? आपका खाद्य जाल कहलाता है। तो इसका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे देख पाओगे। जो 29 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे लिखा है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? क्या बैरोमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा? ठीक है दोस्तों। तो जो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। वायु दाब जो नापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें हाइड्रो एसएसजी पारा भरा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर पारा लगातार, ठीक है दोस्तों, अगर पारा लगातार ऊपर उठेगी तो क्या होगा? पारा लगातार ऐसे ऊपर उठती जाएगी तो मौसम आपका साफ रहेगा। लेकिन अगर पारा लगातार नीचे गिरती जाएगी तो वर्षा, आंधी और तूफान की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों। देखो, जो सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप की हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप नापने के लिए ये यंत्र है। ठीक है दोस्तों। और थर्मामीटर जो आपका है वो मानव शरीर को टेम्परेचर नापता है। ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता नापता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता नापता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे लिखा है, बीटी कपास है। ठीक है। कौन सा है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। ठीक है दोस्तों। तो जो बीटी कपास है आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है दोस्तों। हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जो इस कपास के पौधे में बेसिलस, ठीक है, इस कपास के पौधे में बेसिलस थूरिजिनियस, ठीक है दोस्तों, जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधे की सुरक्षा होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जो बीटी कपास है आपका था यहाँ पे विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही था। दोस्तों हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे आप सबसे। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।